नमस्कार बच्चों, मैं इला गुलश्रेष्ठ कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम विज्ञान के चैप्टर प्रकाश का 14वां भाग शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पर आज के टॉपिक में हमने बताया कि महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि पाठ कंप्लीट हो चुका है हमारा, तो हम एक बार ये दोहराते हैं कि हमने कौन कौन से बिंदु किए थे। तो बिंदु बार आप पढ़ेंगे तो आपको एक तो याद भी अच्छी तरह से होंगे और आप उनके उत्तर भी स्पष्ट रूप से दे पाएंगे और आप सारा पाठ कवर कर लेंगे। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप देखते हैं कौन कौन से बिंदुओं को हमने पढ़ा था इस पाठ में। सबसे पहला बिंदु था हमारा प्रकाश, फिर परावर्तन व परावर्तन के नियम। अगला बिंदु परावर्तन के प्रकार थे, जिसमें हमने नियमित और विसरित दो प्रकार के परावर्तन पढ़े थे। फिर प्रयोगशाला में परावर्तन के नियमों का सत्यापन। एक ही तल पर हमने ब्लैक बोर्ड पर बनाया था, एक समतल दर्पण है और उस पर हमने एक ऑल पिन रख के जो प्रयोग किया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या आता है, बराबर आता है, बार बार कोण बदल के देखने के लिए हमने यहाँ पर चर्चा की थी। तो यही हमने पढ़ा था किससे, प्रयोगशाला में परावर्तन के नियमों का सत्यापन। अगला क्या है, दर्पण, जो किस पे काम करता है, परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। दो प्रकार के दर्पण थे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। हमने समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किया था और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना था, तथा समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में हमने उसकी एक विशेषता देखी थी कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर होता है जितना कि बिंब दर्पण से दूरी पर होता है। तो इस बात को सिद्ध करना भी हमने सीखा था। फिर हमने गोलीय दर्पण लिए। गोलीय दर्पण में हमारे दो दर्पण थे, अवतल और उत्तल। फिर इसके बाद था गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए आवश्यक परिभाषाएं। अब इन परिभाषाओं में हमने 7 तरह की परिभाषाएं पढ़ी थी। आपको ध्यान हो तो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ध्रुव था, फोकस बिंदु, फोकस दूरी और द्वारक, ये हमारे दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं थी और ये दर्पण की ज्यामिति को हमें दर्पण की ज्यामिति का हमें ज्ञान कराती थी। अब इसके बाद हमने क्या किया, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली प्रकाश किरणों के बारे में जाना। पर उससे पहले जब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, उसी समय हमने एक चीज़ और सिद्ध करना सीखी थी। वो क्या थी, F बराबर है R/2, या हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि R बराबर था 2F। ये चीज़ भी हमने व्युत्पन्न करना या सिद्ध करना सीखी थी। उसके बाद फिर हमने 4 किरणों के बारे में जाना था, जिनका इस्तेमाल हम किस में कर रहे थे, प्रतिबिंब निर्माण में कर रहे थे। तो यहाँ पर जो हमने ये वाला बिंदु लिया है कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली प्रकाश किरणें, 4 प्रकार की किरणों के बारे में आपने पढ़ा था। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, फोकसीय किरण, अभिलंब किरण और तिर्यक किरण, ये 4 किरणें थी। इनमें से कम 2 का उपयोग हमें करना पड़ेगा, किसके लिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए। फिर हमने सीखा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, फिर उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण भी सीखा हमने। फिर हमने इन दोनों के उपयोग भी देखे कि दैनिक जीवन में ये हमारे कहाँ काम में आते हैं। तो हमने थोड़े से उदाहरण लिए थे। अब इसके बाद हमने देखा कार्तीय चिन्ह परिपाटी को। कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या थी, एक प्रणाली या एक अपनी सुविधा के लिए कुछ मापदंड थे, कुछ नियम थे, जिनकी चर्चा हमने किसमें की थी, कार्तीय चिन्ह प्रणाली में। क्यों, क्योंकि बिंब और प्रतिबिंब से संबंधित जो भी दूरियां होती हैं इनके चित्र बनाने में, उनके आगे धनात्मक चिन्ह होंगे या ऋणात्मक चिन्ह होंगे। आंकिक सवाल को हल करने के लिए ये प्रणाली का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। फिर हमने दर्पण सूत्र सीखा कि दर्पण सूत्र क्या है और इसको कैसे व्युत्पन्न किया जाता है, ये भी सीखा था। और आवर्धनता के बारे में भी बात की, दर्पण की आवर्धनता के बारे में। फिर अपवर्तन, नया एक घटना आ गई जो प्रकाश की नई घटना थी, अपवर्तन के बारे में बात की और अपवर्तन के नियमों के बारे में बात की, तथा ये अपवर्तन क्यों होता है ये भी हमने जाना। फिर इस अपवर्तन के नियमों का कांच की सिल्ली के प्रयोग द्वारा हमने सत्यापन भी देखा था। इसके बाद हम किस पे आए, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक, ये दोनों ही हमने पढ़े थे बहुत अच्छी तरह से। और ये भी आपके एक नंबर के या बड़े प्रश्न के साथ जुड़े हुए प्रश्नों के रूप में आते हैं, इसलिए आप इनको भी बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, इस टॉपिक को भी। फिर हमने पढ़ा अपवर्तन के अनुप्रयोग, यानी हमारे दैनिक जीवन में कहाँ अपवर्तन की घटनाएं हम अपने आसपास देखते हैं। हमें जानकारी नहीं होती, वो घटनाएं हो रही हैं हमें पता है, पर हमने कुछ घटनाओं को कारण सहित जाना कि वो क्यों होती हैं। हमें पता चला कि वो अपवर्तन के कारण होती हैं। इसी तरह से हमने अपवर्तन से संबंधी कुछ और बातों के बारे में जाना, जैसे क्रांतिक कोण, पूर्णांतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण।
इनके उदाहरण भी, इसके पूर्णांतिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण के हमने उदाहरण भी देखे थे। फिर इसी तरह से हमने गोलीय लेंस का चर्चा की, गोलीय लेंस पर हमने चर्चा की। गोलीय लेंस क्या था? जो अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ये भी दो प्रकार का है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, ये हमने जाना था। फिर उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रकार, तीन प्रकार थे जिन पर हमने चर्चा की। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण हेतु लेंस की ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली और परिभाषाएं। जिस तरह से दर्पण के 7 परिभाषाएं हमने पढ़ी थी, इसी तरह से हमने किसके बारे में पढ़ी? लेंस की भी 7 परिभाषाएं पढ़ी। कौन कौन सी थी? वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस भी कह सकते हैं, फोकस तल, ये सब हमने पढ़ा था। फोकस दूरी, है ना, ये 7 परिभाषा हमने यहाँ पे पढ़ी। फिर हमने गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम पढ़े। उसमें 3 नियम थे, यानी 3 प्रकार की प्रकाश किरणें थी जिनका उपयोग करके हम लोग क्या बना सकते हैं? प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। और वही बात कि कम से कम हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है प्रतिबिंब निर्माण के लिए। फिर आया उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण किस तरह से होता है। हमने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण सीखा जिसमें 6 स्थितियाँ थीं। इसी तरह से फिर अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण जिसमें 2 स्थितियाँ थीं। फिर हमने उत्तल व अवतल लेंस के उपयोग देखे। उसके बाद लेंस सूत्र और आवर्धनता, जिस तरह से दर्पण सूत्र और आवर्धनता पढ़ा था दर्पण के बारे में, इसी तरह से हमने लेंस सूत्र और आवर्धनता के बारे में जाना। फिर हमने लेंस की क्षमता, कि लेंस की क्या क्षमता है, इसके बारे में जाना और उसका मात्रक सीखा। फिर नेत्र की संरचना, क्योंकि नेत्र क्या है? नेत्र में हमारे लेंस होता है, उत्तल लेंस द्विउत्तल होता है जिसको उत्तल लेंस के अंतर्गत आता है। तो प्राकृतिक रूप से भी हमारे अंदर आँखों में क्या है? लेंस है। तो हमने नेत्र की संरचना के बारे में जाना तथा हमने कुछ दृष्टि दोष और उनके निराकरण के बारे में जाना। ये सारे टॉपिक हमने इस पाठ के अंतर्गत पढ़े हैं। आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर ये पाठ करना है तो आपको ये सारे टॉपिक करने चाहिए। बच्चों, एक बात और, मैं महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ाऊंगी उससे पहले मैं एक बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं प्रश्न भी कराऊंगी आपको आगे। तो आप ये ध्यान रखिए, जब भी किसी पाठ को आप कर रहे हैं तो उसको कंप्लीटली करिए। यानी पाठ में से ऐसा नहीं है कि ये तो मुझे समझ में आ रहा है, ये मैंने कर लिया, और ये नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है। जो भी पाठ हमें करना है उसको हमें कंप्लीटली करना है, पूर्ण रूप से करना है। इसीलिए मैंने आपको ये सारे टॉपिक लगाए हैं, क्योंकि आप भूलें नहीं कि हमने कोई टॉपिक नहीं किया। तो आप बिंदुवार सारे टॉपिकों को रिवाइज करेंगे। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। हम लोग अक्सर बच्चों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान ही नहीं देते। पाठ पढ़ लिया, प्रश्न कर लेते हैं, इसके बाद हमारा आगे कोई काम ही नहीं है। जबकि मेरा मानना ये है, या मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप पाठ को जब पढ़ें तो एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ें। विज्ञान के अंदर हमें पाठ को क्लियर करना है अपने दिमाग में, उसका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें रटना नहीं है। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसे अपनी भाषा में देने का प्रयास कीजिएगा। आप विज्ञान में हर चैप्टर में आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, पाठ होने के बाद आप सारे बिंदु नोट करिए कि आपने पाठ में क्या क्या पढ़ा, जिस तरह से मैंने अभी आपको नोट करवाए हैं। फिर उसके बाद आप महत्वपूर्ण बिंदु ज़रूर पढ़िएगा। महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने से हमारा दोहरान हो रहा है। जैसे जैसे एक एक बिंदु लेंगे तो हमारे दिमाग में आता चलेगा हमने क्या पढ़ा था, तो आपका दोहरान भी हो गया। फिर आप उसके बाद प्रश्नों को करिएगा, और किताब के पीछे के प्रश्न तो करने ही हैं, आपके किताब के बीच में से भी प्रश्न आते हैं, पाठ के बीच में से भी प्रश्न आते हैं आपके। तो आप जब पाठ पढ़ते हैं, डायरेक्ट प्रश्न कभी मत करिए, पहले अपने टॉपिक्स को क्लियर करिएगा, उसके बाद प्रश्नों को उठाइएगा। तो जब आप अपने टॉपिक्स क्लियर करते हैं तो आपको एक सलाह दूंगी, आप प्रत्येक लाइन पे ये देखिएगा कि क्या इस पे कौन सा प्रश्न बन सकता है, क्या इस पे कोई प्रश्न बन सकता है, इस पे कौन सा प्रश्न बन सकता है। तो वो प्रश्न अपने दिमाग में लाइए। जब आप प्रश्न अपने दिमाग में लाएंगे तो उत्तर आप अपने आप दे देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो सबसे पहला बिंदु जो हमारा है वो क्या है? जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वस्तु प्रकाश के कुछ रंगों का अवशोषण कर लेती है और कुछ रंगों को परावर्तित कर देती है। इस परावर्तित प्रकाश के रंग से ही हमें वस्तु और वस्तु के रंग दिखाई देते हैं। हमने सबसे पहले प्रकाश के बारे में ही पढ़ा था और हमने देखा था कि वस्तुओं को हम प्रकाश के द्वारा देख पाते हैं। तो क्या पढ़ा था उसमें कि जब भी वस्तुओं से आने वाला प्रकाश आंखों में पड़ता है तो क्या होता है, हमें वस्तु दिखाई देती है। पर
वस्तु के अंदर ये गुण होता है, या किसी भी तल के अंदर या पृष्ठ के ऊपर जब भी प्रकाश गिरेगा तो वो पृष्ठ ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रकाश को ही अवशोषित कर ले। यदि वो सारा प्रकाश अवशोषित कर लेता है तो वस्तु काली दिखाई देगी, यदि वो सारा प्रकाश परावर्तित कर देगा तो वस्तु सफ़ेद दिखाई देगी। पर यदि कुछ रंगों को अवशोषित करेगा प्रकाश के और कुछ रंगों को परावर्तित करेगा, तो जो रंग परावर्तित होकर हमारी आंख में प्रतिबिंब बनाएंगे, वस्तु का रंग हम इसी तरह से पहचानेंगे। साथ में वस्तु, क्योंकि प्रकाश का प्रतिबिंब बन रहा है हमारी आंखों में, तो उस तरह से हम वस्तु को देख पाते हैं। ये बात हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी थी बच्चों। फिर हमने पढ़ा प्रकाश के परावर्तन के नियमों को, यानी पहले तो परावर्तन के बारे में जाना कि किसी भी तल पर जब प्रकाश टकराता है तो वो वापस उसी माध्यम में निश्चित दिशा में लौट जाता है, ये पढ़ा परावर्तन। और फिर हमने परावर्तन के 2 नियम पढ़े। कौन कौन से थे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक तल पर अभिलंब। समझे परावर्तक तल का मतलब क्या हुआ? ये परावर्तक तल है, इस पर ये अभिलंब है, ये आपतित किरण हो गई और ये क्या हो गई? परावर्तित किरण हो गई। और ये इसके बीच में आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, जिनका मान हमेशा बराबर होता है। यही था परावर्तन। तो हमने पहला नियम क्या पढ़ा था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये परावर्तक तल पर अभिलंब जो डला हुआ है 90 डिग्री पर, ये तीनों किस में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये हमारा परावर्तन का पहला नियम था बच्चों। फिर दूसरा नियम हमारा कौन सा आया था? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यानी आपको ध्यान होगा मैंने इस तरह से लिखा था, कोण आई बराबर है किसके? कोण आर के। ये हमारा परावर्तन का दूसरा नियम था और इस बात को भी हमने किससे? प्रयोग द्वारा सत्यापित भी किया था। तो ये हमारे क्या थे? परावर्तन के बारे में अपनी जानकारी थी। आप ये ध्यान रखिए, परावर्तन का जो ये प्रश्न आपने पढ़ा या ये महत्वपूर्ण बिंदु आपने पढ़ा, इसमें परावर्तन की परिभाषा, परावर्तन दर्शाने वाला नामांकित चित्र, साथ में ये दोनों नियम मिलकर एक 3 नंबर का प्रश्न बनाते हैं। एक अच्छा प्रश्न है जो अक्सर आता है। नेक्स्ट हमारा जो सीखने का बिंदु है थर्ड, वो क्या था? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है एवं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे स्थित होती है। समतल दर्पण यानी परावर्तन के बाद हमने दर्पण नामक युक्ति के बारे में चर्चा की थी और दर्पण में हमने 2 दर्पण पढ़े थे, समतल और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण में हमने प्रतिबिंब बनाया था और उसकी 4 विशेषताओं के बारे में जाना था। साथ में इस विशेषता को हमने व्युत्पन्न भी किया था। क्या? कि समतल दर्पण के आगे वस्तु जितनी दूरी पे होती है, पीछे प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे होता है और चूंकि उसको हम पर्दे पे नहीं ले सकते, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आप प्रतिदिन दर्पण के आगे खड़े होते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं, तो जितनी हमारी शक्ल है उतने ही आकार की दिखती है, सीधी दिखती है, और हम जितनी दूर आगे हैं उतनी दूरी पीछे दिखाई देते हैं दर्पण के। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट था आपका गोलीय दर्पण और लेंस, दोनों के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्तीय चिन्ह परिपाटी का। हमने दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के बाद, समतल दर्पण से फिर गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाए थे, उसके बाद हमने क्या सीखी थी? कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में जाना था। और ये जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, ये पढ़ी तो हमने दर्पण के बाद थी, पर इसका प्रयोग हम दर्पण और लेंस दोनों के अंतर्गत ही करते हैं। तो यही बात आपको ये कह रहा है कि गोलीय दर्पण और लेंस दोनों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी में मुख्य बिंदु क्या थे, हम ये देख लेते हैं। सबसे पहला कि बिंब को हमेशा कहाँ रखते हैं? बाईं तरफ। ये बात मैंने कई बार आपसे कही थी, जब जब प्रतिबिंब निर्माण किया, चाहे दर्पण से किया चाहे लेंस से, मैंने आपको बोला था कि जो वस्तु है या बिंब है उसको हम दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे, यानी प्रकाश जो होगा वो बाईं तरफ से आपतित होता है। ये चीज़ पढ़ी थी। और मूल बिंदु किसको मानते हैं अपन लोग? दर्पण के अंदर ध्रुव को और लेंस के अंदर प्रकाशिक केंद्र को हम लोग मूल बिंदु मानते हैं। फिर दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि हम लोग दूरियों में धनात्मक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे या ऋणात्मक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। ये कार्तीय चिन्ह प्रणाली में किस प्रकार से निर्धारित होगा? आपको ध्यान होगा कि मान लीजिए ये क्या है? हमारा दर्पण है, तो इसमें ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव। तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि इस ध्रुव से बाईं ओर की सारी दूरियां,
यानी इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जितनी भी दूरियां हैं, दर्पण से बाईं ओर कह सकते हो, या ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर, या लेंस के बाईं ओर, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इससे बाईं ओर की सारी दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। और दाईं ओर की सारी दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। इसी तरह से मुख्य अक्ष के ऊपर नापी जाने वाली सभी दूरियां कैसी होती हैं? जो ऊपर की ओर नापी जाती हैं वो सब होती हैं धनात्मक, और नीचे की ओर जितनी भी नापी जाती हैं वो क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। ये बात हमने पढ़ी थी किसके अंतर्गत? कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत। और उसी के अनुसार हम लोग UVF यानी बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी और वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के चिन्ह रखते हैं। अब अगली चीज हमारी क्या थी कि हम लोग अवतल दर्पण में फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या को क्या मानते हैं? ऋणात्मक मानते हैं। अब भाई क्यों मानते हैं? तो अपन देखते हैं इस चीज को। अवतल दर्पण, मैं फिर से बता रही हूं आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं में कि अवतल दर्पण क्या है आपका? ये आपका अवतल दर्पण है। इसके इस तरफ क्या है? पॉलिश, और अंदर की ओर वक्रित भाग क्या है आपका? परावर्तक पृष्ठ है। तो अवतल दर्पण के अंदर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो अभी हमने देखा कार्तीय चिन्ह प्रणाली के अनुसार ऋणात्मक कौन सी दूरी होगी? बताइए। जो दर्पण के कहाँ होगी? बाईं तरफ होगी। तो यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और ये बाईं तरफ किस तरह से होते हैं आप देखिए। ये प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, तो ये टकरा के परावर्तित होने के बाद फोकस बिंदु से होके गुजरेगी। तो जब फोकस बिंदु से गुजर रही है तो फोकस बिंदु कहाँ स्थित है? दर्पण के बाईं तरफ। तो इसलिए ये कैसा है? फोकस दूरी ऋणात्मक चिन्ह अपनाती है। यानी फोकस दूरी के आगे किसकी? अवतल दर्पण की हम हमेशा ऋणात्मक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से वक्रता त्रिज्या भाई क्या थी? आपको पता होगा कि दर्पण जो है, जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो आप ये देखिए, अब ये वाला दर्पण जो है इस खोखले गोले का भाग है, तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? इस जगह पे। तो इसकी जो त्रिज्याएं हो गई वो किधर हो गई? दर्पण के बाईं तरफ ही तो ही सारी। तो इसलिए अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। इसी तरह से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। इसको भी हम देख लेते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है? उत्तल दर्पण है। इसमें अंदर की ओर वक्रित भाग पे पॉलिश होती है। ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। अब मान लीजिए ये मुख्य अक्ष हो गया। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण आई, तो उत्तल दर्पण क्या करता है? इसको अपसारित कर देता है। इसने अपसारित कर दिया, तो अब ये तो आएगा नहीं मुख्य अक्ष पर फोकस बिंदु पर यदि हम इस मुख्य अक्ष को आगे की ओर बढ़ाएं तो ये फोकस बिंदु पर क्या होती है? काटती प्रतीत होती है। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस जो उत्तल दर्पण है इसके दाईं तरफ क्या स्थित है? फोकस बिंदु स्थित है। तो इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या हो गई? ये धनात्मक हो गई, क्योंकि दाएं तरफ की सारी दूरियां कैसी हैं? धनात्मक हैं। अब वक्रता त्रिज्या की बात आई, तो ये वाला दर्पण जो है किस खोखले गोले का भाग मान सकते हैं? इसका। तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? दाईं तरफ ही होगा। वक्रता त्रिज्या भी दाईं तरफ होगी, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या भी कैसी होगी? हमेशा धनात्मक होती है। समझ में आ गया बच्चों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक होंगी और इसकी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी कैसी होंगी? हमेशा धनात्मक होती हैं। अब आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि क्यों होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो था इसी प्रकार अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। इस चीज़ को भी हम लोग समझ सकते हैं। पहले मैं इस चित्र को मिटाती हूँ और फिर उसके बाद हम लेंस के चित्र बनाकर इस चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे। तो अपन सबसे पहले कौन सा ले रहे हैं? अवतल लेंस ले लिया। मान लीजिए हमने ऋणात्मक बता रहे हैं, तो अवतल लेंस किस तरह का होता है? आप जानते हो इस तरह का क्या होता है? अवतल लेंस होता है। ये अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण आई। अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, तो ये क्या कर देगा? फैला देगा, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है और इससे अपसारित हो गई प्रकाश की किरणें। अब जब ये मुख्य अक्ष से दूर जाएंगी तो इस मुख्य अक्ष पे तो काटेंगे नहीं इस साइड में, तो इसको यदि हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो क्या ये फोकस बिंदु पर काटती नजर आती है? तो अब ये कहाँ है? लेंस के बाईं तरफ। इसीलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अगली चीज
उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो इस चीज़ को हम कैसे बोल सकते हैं, मान लीजिए ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है। अब इस पर ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई और ये अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, अभिसारित होगी और किस पर, मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु पर काटती है। तो ये सचमुच में काट रही है यहाँ पे। तो ये किस तरफ काट रही है, लेंस के दाईं तरफ काट रही है। तो ऐसी स्थिति में ये फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक। किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। बच्चों आप इसको रटो मत, आप प्रतिबिंब निर्माण सीखेंगे, कार्तीय चिन्ह प्रणाली सीखेंगे, तो यदि आपको एग्जाम टाइम में याद भी नहीं आ रहा है और इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया, सपोज आपसे पूछा गया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस तरह की होती है, तो आप धनात्मक चिन्ह लगाएंगे या ऋणात्मक लगाएंगे या क्या लिखेंगे। तो उसके लिए आप कल्पना कीजिए कि आपने क्या याद कीजिए, तो बिल्कुल उस समय दिमाग में सोचिएगा और रफ जगह पर, जो कॉपी में पीछे का पृष्ठ होता है, रफ पेज पे आप चित्र बना के देखिएगा और प्रतिबिंब निर्माण के देखिएगा कि प्रतिबिंब निर्माण करके देखिएगा कि कहाँ पर फोकस दूरी आ रही है या फोकस बिंदु कहाँ पर है। तो उसी हिसाब से अनुमान लगाइए कि बाईं तरफ है या दाईं तरफ और उसके आगे चिन्ह का इस्तेमाल करिएगा और यही आपका उत्तर सही जाएगा बिल्कुल। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट बिंदु, जो 5वां बिंदु है। क्या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा बनता है? हम एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। आपका उत्तल दर्पण किस तरह का होता है बच्चों, इस तरह का होता है। इसमें ये पीछे की तरफ पॉलिश है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और इसको हमने सपोज यहाँ तक बढ़ा लिया। मान लीजिए ये वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आया, ये क्या हो जाएगा, अपसारित हो जाएगा। आपने यही पढ़ा था कि उत्तल दर्पण से प्रकाश क्या होता है, अपसारित होता है। तो यहाँ ये अपसारित हो गया। अब ये मुख्य अक्ष पे इधर की साइड तो काटेगा नहीं, तो यदि हम इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो कहाँ मिलेगा, ये फोकस बिंदु पर। इसी तरह से ये पहली किरण का इस्तेमाल किया प्रतिबिंब बनाने के लिए। यदि हम दूसरी किरण, तिर्यक किरण ले लें तो क्या होगा, तिर्यक किरण यहाँ ध्रुव पर आएगी और परावर्तित हो जाएगी इस तरह से। तो ये किरण और ये किरण तो मिल ही नहीं सकते। अब इसको भी यदि हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं। इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना और कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है और सीधा बन रहा है। और चूंकि वास्तव में रेखाएं नहीं मिल रही हैं, यानी प्रकाश किरण सचमुच में थोड़ा ना मिल रही हैं, हम इनको पीछे की ओर बढ़ाने की कल्पना कर रहे हैं, तो ये काटती प्रतीत होती हैं। इसलिए प्रतिबिंब कैसा है हमारा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा था, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण सीखा था। तो यहाँ पे अपने उदाहरण से देख लिया। अब यदि हम यही चीज़ किसके द्वारा करें, अवतल दर्पण के द्वारा करें तो क्या होगा बताइए। वो कह रहा है कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति दर्पण से बिंब की दूरी पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही। हमने 6 स्थितियां देखी थी, आपको ध्यान हो तो। उत्तल दर्पण से 2 स्थितियां थी और अवतल दर्पण से कितनी थी, 6 स्थिति। यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा प्रतिबिंब। यदि वस्तु अनंत से और क्या आगे आ गई है और किसके, सी के परे, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य स्थित है तो कैसा बनेगा, वक्रता केंद्र पर कैसा बनेगा। हमने ली थी ये स्थितियाँ 6। तो इन 6 स्थितियों में जब हमने तुलनात्मक अध्ययन किया था तो आप याद करिए हमने क्या किया था। शुरू की जो 5 स्थितियां थी उनमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था, जबकि लास्ट वाली स्थिति जो थी 6th, उसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा था। अब हम बात करते हैं किसकी, अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से था, आप देख लीजिएगा अगली स्थिति। जैसे ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, तो आपने देखा था ये क्या है, मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर हमने अलग अलग स्थितियां ली थी। मान लीजिए ये मुख्य अक्ष का फोकस बिंदु हो गया आपका, यहाँ पर ये फोकस बिंदु और इसकी दुगनी दूरी पर क्या हो गया, ये सी यानी वक्रता केंद्र, और ये क्या हो गया, ओ। हमने देखा था कि अनंत पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा जब वस्तु अनंत पर होगी। फिर हमने देखा अनंत और सी के मध्य वस्तु होगी तो कैसी बनेगी। फिर जब सी पर मौजूद है तो कैसा प्रतिबिंब होगा। फिर हमने सी और इसके बीच में मौजूद है तो कैसा होगा। एफ पर मौजूद है तो कैसा होगा। हमने ये चीज़ देखी थी हर बिंदु पर। ये 5 स्थितियों में हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, इसी साइड में, यानी बाईं तरफ बन रहा था और उल्टा बन रहा था और कैसा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था। परंतु जब वस्तु कहाँ आती है, फोकस बिंदु और इस ध्रुव के मध्य आती है, तो प्रतिबिंब इस तरफ यानी दर्पण के
पीछे बनता है और सीधा और आभासी बनता है। तो वो यही बात कह रहा है कि अलग अलग स्थितियों में अलग अलग जगह बन रहा है। अनंत पर है तो फोकस पे बन रहा है, जब अनंत से और सी के मध्य है तो फोकस और सी के मध्य बन रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति भी बदल रही है और वस्तु की स्थिति के साथ साथ। तो इसी तरह से यहाँ पे ये बात कही गई है कि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो दर्पण से बिंब की दूरी पर निर्भर करती है। जिस दूरी पर होगा उसी हिसाब से उसके प्रतिबिंब की विशेषता होती है। अगला बिंदु हमारा क्या है कि दर्पण में बिंब दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f हो तो इनके बीच का जो संबंध है वो क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर है 1/f। यहाँ f दर्पण की फोकस दूरी, u दर्पण से बिंब की दूरी और v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इन तीनों के बीच का ये जो संबंध है ये क्या कहलाएगा, दर्पण सूत्र। और जब भी हम आंकिक गणनाएं करेंगे तो इन तीनों के लिए हम कार्तीय चिन्ह प्रणाली के अनुसार चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। अब अगला पॉइंट है आपका कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। आप जब भी प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो क्या करते हैं बताइएगा कि फोकस बिंदु जहां लगाते हैं ओ से जितनी दूरी पे फोकस दूरी होती है या फोकस बिंदु स्थित होता है उसकी दुगनी दूरी पर क्या स्थित होता है, ध्रुव से वक्रता केंद्र स्थित होता है। तो वो यही बात कह रहा है कि जो वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है ध्रुव से, जिसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और किससे प्रकट करते हैं, r से, तो वक्रता त्रिज्या की दूरी कितनी होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये एक ही बात है दोनों, ठीक है, समझ में आई बच्चों। अगला पॉइंट था हमारा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है वो वस्तु की क्या कहलाता है, आवर्धनता बताता है। सॉरी, दर्पण की आवर्धनता बताता है कि दर्पण किसी भी वस्तु को क्या कर सकता है, कितना अभिसारित या कितना अपसारित कर सकता है। ये चीज़ कौन बताता है, दर्पण की आवर्धनता बताती है। और किस सूत्र के द्वारा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, इस सूत्र के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, दर्पण की आवर्धनता। साथ में एक और सूत्र का इस्तेमाल किया था आप लोगों ने, m बराबर है v/u, इसके द्वारा भी हम आवर्धनता को निकाल सकते हैं। और मैंने इन दोनों सूत्रों को मिला दें तो एक और बात है बच्चों कि h' बराबर है v/u। इस सूत्र से तीन चीज़ों का मान रख के चौथी चीज़ का मान भी निकाला जा सकता है। आपको बोला था मैंने कि ये तीनों ही सूत्र आपको याद रखने हैं। तो जितने भी सूत्र आपके यहाँ पे दिए हुए हैं आप उन सूत्रों को याद करिएगा, जिससे आपके लिए आंकिक गणनाएं करना सरल हो जाएगा। अगला बिंदु है हमारा अपवर्तन के नियम। जिस तरह से हमने परावर्तन और परावर्तन के नियम पढ़े थे उसी तरह से हमने क्या पढ़ा था, अपवर्तन किसे कहते हैं, ये क्यों होता है और इसके दो नियम। तो पहला नियम क्या था, वही था परावर्तन का जो नियम था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तक तल पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। हमने उसमें क्या पढ़ा था, परावर्तन में आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। यहाँ हम अपवर्तन की घटना पढ़ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तक तल पर क्या अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा बिंदु हमारा क्या आया, किसका, अपवर्तन के नियम का, कि एक अपवर्तक माध्यम, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो भी दो माध्यम ले रखे हैं अपवर्तन के लिए वो बदलने नहीं चाहिए। यदि हम इस नियम का सत्यापन कर रहे हैं तो माध्यम क्या रहने चाहिए, स्थिर रहने चाहिए। जैसे अगर हमने वायु और पानी लिया है तो वायु और पानी के लिए, यदि हमने पानी और कांच लिया है तो पानी और कांच के लिए ही होगा। तो यदि माध्यम एक ही हैं, मतलब स्थिर हैं, जो भी दो माध्यम है वो वही उन्हीं माध्यमों में हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, आप ट्रिग्नोमेट्री में मैथ्स में पढ़ते हो साइन थीटा, तो वही वाला साइन, तो उसको हिंदी में ज्या बोलते हैं। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की जो ज्या है उसका अनुपात क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी अपवर्तन के लिए आप प्रयोग करोगे, तो एक उदाहरण से समझते हैं अपन। जैसे ये कोई अपवर्तक तल है, यहाँ क्या है, वायु, और यहाँ है आपका मान लीजिए पानी। तो अब ये हो गया मान लीजिए क्या, अभिलंब। अब ये हमने वायु में 30 डिग्री पर यह आपतित की है। अब 30 डिग्री पर ये वायु में आ रही है प्रकाश की किरण, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी ये, तो ये मुड़ गई अभिलंब की ओर। तो इस स्थिति में यदि हम इस कोण की और इस कोण की ज्या का अनुपात निकालेंगे
तो मान लीजिए वो आया कितना, x आया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया कोण कितना 60, और अब उसके लिए किया तो भी क्या हो गया, ये मुड़ जाएगी, अवलंब की ओर ही मुड़ेगी। तब इस कोण की और इस कोण की ज्या का जो अनुपात निकालेंगे, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निकालेंगे, तो वो भी कितना आएगा, x ही आता है। तो यदि वायु और पानी के लिए हम कितने भी डिग्री का आपतन कोण ले लें और अपवर्तन कोण जो आएगा, तो दोनों कोण की जो ज्या का अनुपात आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक स्थिर राशि आएगा, यानी निश्चित मान ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों माध्यम एक ही हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं दूसरे नियम के अनुसार कि एक अपवर्तक माध्यम के लिए या समान अपवर्तक माध्यम के लिए हम आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक स्थिर राशि प्राप्त करते हैं, जिसको हम स्थिरांक कहते हैं। क्योंकि वो समान माध्यम के लिए समान आ रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, स्थिर हो गया, तो इसलिए वो क्या कहलाता है, स्थिरांक। इसको हम नियतांक भी कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू। इसको कैसे लिखेंगे, म्यू को इस तरह से लिखा जाता है बच्चों। अगला पॉइंट आया आपका, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कौन सा माध्यम बताया था, विरल माध्यम से सघन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यही चीज है, वायु से कहाँ जा रही है, पानी में। वायु पानी की अपेक्षाकृत कैसा है, विरल। तो विरल में प्रकाश का जो वेग होता है वो अधिक होता है और सघन में प्रकाश का वेग क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। तो जब यहाँ पे अधिक वेग से आ रही है, अब इस वाले तल से, कौन सा, अपवर्तक तल जो है, पृथककारी तल जो है, इस पर टकराते ही उसका वेग क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे ही वो इसमें प्रवेश करेगी तो क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका वेग क्या हो गया, कम हो गया। तो वो यही बात कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो पृथककारी तल से अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब आपसे पूछा जाए क्यों मुड़ जाती है, तो आपका उत्तर होगा क्योंकि उसका वेग कम हो जाता है, क्योंकि वो विरल से सघन में आ रही है। विरल में वेग अधिक है और सघन में आते ही उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके विपरीत अगर हम दूसरी स्थिति लें तो क्या होगा, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण आएगी तो अपवर्तन पर किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कैसे, मान लीजिए ये आपका पृथककारी तल है, ये आपका अभिलंब हो गया। अब यहाँ तो है पानी और यहाँ क्या है, वायु। तो पानी क्या हो गया, सघन, और वायु क्या हो गया, विरल। तो अब मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आ रही है यहाँ पे, तो वो जिस वेग से आ रही है पानी में, जैसे ही वो वायु में आएगी, इस पृथककारी तल से जैसे ही अंदर आएगी और अपवर्तन होगा उसका, तो क्या हो जाएगा, उसके वेग में बढ़ोतरी हो जाएगी। वेग बढ़ेगा तो वो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। आना तो उसे यूँ चाहिए था, परंतु वो किधर चली गई, इधर चली जाती है, तो अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। तो किस स्थिति में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने पर। तो ये हमारा क्या हो गया, अपवर्तन की दूसरी स्थिति हो गई। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, प्रकाश का निर्वात में वेग और प्रकाश के पारदर्शी पदार्थ में वेग के अनुपात को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। वैसे इस चीज़ को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोलते हैं। आपको ध्यान होगा हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक के अंतर्गत ये चीज़ें पढ़ी थी कि प्रकाश का वेग यदि निर्वात में है और प्रकाश का वेग किसी माध्यम में है, पारदर्शक माध्यम में, तो इनके अनुपात को ही हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। हमने ये चीज़ पढ़ी थी, आपको ध्यान हो तो आप यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि यदि मान लीजिए ये प्रकाश का निर्वात में वेग और प्रकाश के पारदर्शी पदार्थ में वेग के अनुपात को हम उस पदार्थ का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ये बात कह रहा है ये, तो आप इसको इस तरह से समझिएगा। मान लीजिए अपवर्तनांक को हम किससे प्रकट कर रहे हैं, म्यू से, क्योंकि हमने अपवर्तन के दूसरे नियम में पढ़ा था कि जो म्यू होता है वो वास्तव में क्या है, दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो मान लीजिए ये म्यू है, और तो म्यू बराबर इसके अनुसार क्या हो जाएगा, प्रकाश का निर्वात में वेग जिसे हम सी से प्रकट करते हैं और प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम में वेग जिसे हम Vm से प्रकट करते हैं। तो ये अनुपात क्या कहलाता है, इस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये किसके सापेक्ष है, C, यानी निर्वात में प्रकाश के वेग के सापेक्ष है। तो ये बात हमारी यहाँ पे साबित कर रहा। अगली चीज, दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ एवं एक समतल पृष्ठ से बना अपवर्तक माध्यम लेंस कहलाता है। हमने बहुत अच्छी तरह बच्चों पढ़ा था कि लेंस क्या होता है। हमने बात की थी कि लेंस जो है वो
वक्रित होता है, 2 पृष्ठों से भी हो सकता है या 1 पृष्ठ से भी हो सकता है। आपको ध्यान है, आपने उत्तल लेंस 3 प्रकार के पढ़े थे। एक तो ये था जिसको हमने क्या कहा था, उभयोत्तल। एक हमारा क्या था, ये था जिसको हमने समतलोत्तल कहा था। और एक क्या था, ये अवतल पृष्ठ था और ये उत्तल पृष्ठ था जिसको हमने क्या था, अवतलोत्तल कहा था। इसी तरह से हमने किस में पढ़े थे, अवतल लेंस के अंतर्गत भी हमने 3 तरह के पढ़े थे। क्या पढ़े थे, एक तो ये वाला अवतल लेंस था हमारा जिसको हम उभयावतल कहते हैं। एक समतलावतल था, आपको ध्यान है, ये समतलावतल लेंस था हमारा। और एक क्या था, उत्तलोत्तल लेंस था। एक इस तरह का लेंस था। तो आप तीनों में देखिएगा, इसके दोनों पृष्ठ वक्रित हैं, इसका एक पृष्ठ वक्रित और एक समतल है, और इसके भी दोनों पृष्ठ वक्रित हैं। इसमें देखिएगा, इसके भी दोनों पृष्ठ वक्रित हैं, इसका एक समतल एक वक्रित और इसके भी दोनों पृष्ठ वक्रित हैं। तो यही बात ये यहाँ पे कह रहा है कि 2 वक्र पृष्ठ है ना, 2 वक्र पृष्ठ अब किस किस में आए, आप देखिए, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं। अथवा क्या कह रहा है, अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ। तो आप देख लीजिएगा, बीच वाले में एक समतल पृष्ठ है और एक वक्र पृष्ठ, ये वाला भी समतल और ये वाला भी वक्र पृष्ठ। इस तरह की जो स्थिति होगी पारदर्शक पदार्थ की, तो क्या कहलाता है, वो लेंस कहलाता है। ये जनरली कांच के और किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। हमारे लेंस 2 तरह के हैं, उत्तल और अवतल। और ये उत्तल लेंस के प्रकार हैं और ये किसके प्रकार हैं, सॉरी, ये उत्तल लेंस के प्रकार हैं और ये किसके प्रकार हैं, अवतल लेंस के प्रकार हैं। अगला बिंदु जो हमारा आएगा वो क्या है, अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अवतल लेंस से हमने 2 स्थितियां पढ़ी थी। कौन कौन सी थी, एक तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है और एक वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित होती है, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है। हमने 2 स्थितियां पढ़ी थी। हम इसको बना के भी देख लेते हैं। हमारा अवतल लेंस किस तरह का होगा, इस तरह का ये हमारा अवतल लेंस है। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये प्रकाशिक केंद्र है। अब मान लीजिए ये वस्तु है, वस्तु से ये प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश क्या हो जाएगा, बताइए, अपसारित हो गया, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अब ये इस पे तो मिलेगा नहीं, तो यदि हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो कहाँ काटेगा, F बिंदु पे काटेगा। दूसरी प्रकाश की किरण मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र से सीधे निकल गई, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस जगह पर बनेगा। यानी ये प्रतिबिंब क्या हो गया, आप देखिए, वस्तु से छोटा बन रहा है प्रतिबिंब, साथ में किधर है, बाईं तरफ है। वास्तव में ये प्रकाश की किरणें नहीं मिल रही, आभासी बनेगा। क्यों, क्योंकि हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि पीछे बढ़ाने पर ये फोकस बिंदु पर मिलता है या दोनों किरणें कहाँ काटती हैं। तो वो यही बात कह रहा है कि अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है तथा वस्तु से छोटा बनता है। और उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, वस्तु के प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो किस पर निर्भर करेगी, वस्तु की लेंस से दूरी पर निर्भर करती है। क्योंकि उत्तल लेंस के लिए जब हमने प्रतिबिंब निर्माण किया था तो हमने 6 स्थितियां देखी थी। आपको ध्यान है, अनंत पर, फिर अनंत से और सी के मध्य, फिर सी पर, सी और एफ के मध्य, फिर एफ पर और फिर एफ और ओ के मध्य। आपको ध्यान है, इस तरह से मैं एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ आपको। ये हमारा क्या था, उत्तल लेंस था, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, अनंत पर वस्तु स्थित है, ये सी हो गया, ये इसका एफ हो गया और ये क्या हो गया, ओ हो गया। तो वस्तु अनंत पर थी तो फोकस पे बन रहा था, इन दोनों के मध्य थी तो प्रतिबिंब इन दोनों के मध्य बन रहा था, फिर सी पे आई तो सी पर, फिर एफ पर आई तो प्रतिबिंब अनंत पर बना, और जब इन दोनों के मध्य आई तो कहाँ बना, प्रतिबिंब इस जगह पर बना। और कैसा बना, आभासी बनता है। हमने आपको तालिका को याद कर लो आप, जो हमने टेबल बनाई थी तुलनात्मक अध्ययन के लिए लेंस से, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की, तो शुरू की 5 स्थितियों में क्या था, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब था, और लास्ट वाली जो स्थिति थी उसमें कैसा था, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है हमारा, किसी लेंस के लिए बिंब दूरी यानी u, प्रतिबिंब दूरी यानी v और फोकस दूरी, इन तीनों के बीच का संबंध क्या कहलाता है, लेंस सूत्र कहलाता है। जिस तरह से दर्पण सूत्र होता है उसी तरह से क्या है, लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/v - 1/u बराबर है 1/f। और इसमें भी हम कार्तीय चिन्ह प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे जब भी हम अंक की गणनाएं करेंगे, तो इस सूत्र को भी आप याद रखिएगा। अगला बिंदु आता है हमारा, किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। हमने पढ़ा था लेंस की क्षमता किसको कहते हैं, कि लेंस प्रकाश को जितना अभिसारित करता है या जितना अपसारित करता है वही लेंस की क्षमता होती है। तो इसको हम किस तरह से नापते हैं, कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम करके भी नाप सकते हैं। तो हमारा सूत्र क्या बन गया, P बराबर है 1/f।
f, यानी फोकस दूरी कम होगी तो लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी, यानी फोकस दूरी कम होने पर लेंस प्रकाश को अधिक अभिसारित या अपसारित करता है, और फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो लेंस की क्षमता कम हो जाएगी, मतलब कि लेंस फोकस दूरी कम होने पर प्रकाश को कम अभिसारित या कम अपसारित करेगा। तो ये हमारी क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता। इसका मात्रक यानी P का मात्रक क्या होगा, डायप्टर, हमने पढ़ा था, इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। अगला बिंदु हमारा क्या है कि नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। ये बात हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी थी कि नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना के पीत बिंदु पर बनता है, जो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, और बाकी जगह पे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, और अंध बिंदु पे बनने वाला प्रतिबिंब हमको दिखाई ही नहीं देता। तो इसलिए हमारी आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर, जिसे हम हमेशा स्पष्ट देखते हैं। और इसके लिए नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु किस पे होता है, अनंत पर होता है। इसका मतलब क्या था कि हमारे नेत्र के सामने न्यूनतम वह दूरी जहाँ वस्तु रखी हुई है और वो हमको स्पष्ट दिखाई दे रही है, वो तो निकट बिंदु कहलाता है। और दूर बिंदु कि हम अधिकतम दूर पर स्थित वस्तु को कितना स्पष्ट देख सकते हैं, ऐसा बिंदु अधिकतम दूरी पर हो जो और जहाँ रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख पाएँ, वो क्या कहलाता है, हमारा दूर बिंदु कहलाता है। तो दूर बिंदु का मान कितना होता है, अनंत, और निकट बिंदु का मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। मैंने बोला था, हमारे बुजुर्ग या बड़े कहते हैं जब भी हम पास रख के पढ़ते हैं कि थोड़ा दूर रख के पढ़ो, यानी लगभग 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होना चाहिए, या फिर 25 से कम पे नहीं होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु होनी चाहिए। अगला लास्ट बिंदु हमारा है कि नेत्र में मुख्यतः निम्न दृष्टि दोष होते हैं। दृष्टि दोष से मतलब है देखने संबंधी, यानी लेंस से संबंधित दोष कौन कौन से हैं। सबसे पहला निकट दृष्टि दोष, किसको कहा था, जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्यों, क्योंकि दूर बिंदु निकट आ जाता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगला है दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिख रही है परंतु निकट की वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्यों, क्योंकि इसमें दूर बिंदु जो है वो क्या हुआ, दूर बिंदु तो वही है क्योंकि स्पष्ट दिख रही है, परंतु जो निकट बिंदु है वो दूर चला जाता है, इसलिए इसको हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष, यानी ऐसा दोष या ऐसी आंखें जिनमें दोनों ही प्रकार के दोष हों, यानी दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई ना दे और पास की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसमें दोनों ही निकट बिंदु दूर चला जाता है, दूर बिंदु निकट आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। और इसे हम कौन से लेंस की सहायता से बदलते हैं, जिसमें ऊपर अवतल और नीचे क्या होता है, उत्तल। या फिर हम लोग कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, आजकल बहुत चल रहा है, बताइए। एक तो ये वाला जो ऊपर अवतल और नीचे उत्तल है वो तो क्या कहलाएगा, द्विफोक्सीय लेंस कहलाता है, और उसके इस्तेमाल से इस रोग को दूर किया जाता है, या उसके इस्तेमाल से हम वस्तुओं को निकट और दूर दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। या फिर आजकल प्रोग्रेसिव लेंस चल रहे हैं जिसमें भी यही स्थिति होती है, ऊपर अवतल और नीचे उत्तल की, परंतु वो पूरे टाइम लगाकर भी रहा जा सकता है। फिर है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य क्या हो गया, जिसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइन साथ साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ये बेलनाकार लेंस की सहायता से सही होता है। और मोतियाबिंद, ये भी एक ऐसा रोग है जिसमें लेंस गंदला हो जाता है, यानी इसका जो जिलेटिन ऊतक है ट्रांसपेरेंट था वो कैसा हो गया, अब बताइए, गंदा हो जाता है, धुंधला हो जाता है, जिससे पूरा प्रकाश अंदर जाके अपवर्तित नहीं होता, कुछ प्रकाश परावर्तित होता है और हमें वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, यानी वस्तु हमको धुंधली दिखाई देती है। इस रोग के अंदर हम लोग इंट्राओक्यूलर लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने पांचों के बारे में पढ़ा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष में बताइए कौन सा, द्विफोक्सीय लेंस, और दृष्टि वैषम्य में बेलनाकार लेंस, और मोतियाबिंद में इंट्राओक्यूलर लेंस का इस्तेमाल करते हैं।